अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नॉवल का पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। वो वीरान सड़क पर तेज बाइक चलाता जा रहा था जब अचानक कोई उसके सामने आया। यह तो शुक्र था कि उसने बाइक रोक ली थी, जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सामने वाली लड़की फिर भी जमीन पर गिर चुके थे। आंटी, देख कर नहीं चल सकती हो? मैं अंधी हूँ, बाइक तुम चला रहे थे। मिशाल ने उठकर अपने कपड़े झाड़ते हुए कहा, जिन पर जमीन पर गिरने की वजह से मिट्टी लग चुकी थी। ये तो शुक्र था कि उसे कहीं पर चोट नहीं लगी थी। तो ये कौन सी किताब में लिखा है कि जो बाइक चलाता है गलती उसी की होती है? ये मेरी किताब में लिखा है। बजाय इसके कि तुम मुझे सॉरी बोलो, उल्टा तुम मुझे सुना रही हो। सुना तो मैं कुछ नहीं रहा, और मेरी आवाज़ इतनी बेसुरी है कि मैं सुनाना भी नहीं चाहता। फिर भी तुम अगर सुनना चाहो तो सुना दूंगा। ये हाप ने अपने दांतों की भरपूर नुमाइश करते हुए कहा था, जिस पर मिशाल उसे गुरी से नवाज कर बदतमीज कहती हुई वहां से चली गई। वैसे भी इस वीरान सड़क पर वो इस अनजान लड़के से अब लड़ने वाली तो थी नहीं। नाइट सूट बदलकर वो जैसे ही बेड पर लेटी, उसका फोन बज उठा था। उसने फोन उठाकर देखा, जहां आहान की कॉल आ रही थी। हेलो, कैसी हो? बिल्कुल ठीक। अच्छा, अपनी खिड़की पर आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। आहान के कहने पर उसने हैरत से अपनी बंद खिड़की को देखा और जाकर खिड़की खोल दी, जहां सामने ही आहान पाइप पर लटका खड़ा था। उसका रूम घर की दूसरी मंजिल पर था, जिसकी वजह से वो पाइप पर चढ़कर उसकी खिड़की तक पहुंचा था। आहान के बच्चे, यहाँ क्यों लटके पड़े हुए हो? तुमसे मिलने का दिल चाह रहा था। कल तक सब्र मुझ में था नहीं, तो इसलिए अभी मिलने आ गया। अंदर आओ। क्या तुम्हारे कमरे में किसी ने देख लिया तो? यहाँ मेरी खिड़की पर बंदर की तरह जो लटके पड़े हो, वो तो जैसे कोई देखेगा नहीं। अंदर आओ। उसका हाथ पकड़कर शान से उसे अंदर आने में मदद दी। थैंक यू। मुझे तो डर लग रहा था कि मेरे वजन से वो पाइप ना टूट जाए। उसने एक नज़र उसके पूरे कमरे पर डाली। तुम्हारे कमरे में कुछ तो चेंज लग रहा है। कुछ भी चेंज नहीं है। तुम क्यों आए हो? मैं तुम्हें ये देने आया था। उसने अपने कंधे पर लटके हुए बैग में सब एक चॉकलेट बॉक्स निकाल कर उसको दिया। आहान, तुम सच में इस वक्त मुझे ये देने आए हो? हाँ, नई चॉकलेट है, मैंने खाई है, मुझे बहुत अच्छी लगी, तो इसलिए तुम्हारे लिए भी ले ली। दे दी ना, अब तुम जाओ। बड़ी बेमरत लड़की हो, बैठे को नहीं खाओगे? खुद ही जाकर वो उसके बेड पर लेट गया। यार शान से, तुम्हारा बेड तो बहुत नरम है। इस पर सोने वाली तो इतनी ही नरम है। मेरा मुंह मत खिलवाओ। नहीं खिलवा रही, तुम फिलहाल जाओ, अब बाकी की बातें कल जूनी में करेंगे। तुम सच में बहुत ही बेमरबत हो। अच्छा, दरवाजा तो खोल दोगी ना? मैं क्यों खोलूं? जिस तरह से आई हूं ना, उस तरह वापस जाओ। और खबरदार, जो मुझे फिर से बेमरबत कहा, तुम्हारा असाइनमेंट जो बनाया था ना, अभी के अभी फाड़ दूंगी। अरे पगली, मैं थोड़ी कुछ कह रहा हूँ, बस जा रहा हूँ। उसे गाल खींच कर वो एहतियात से खिड़की पर चढ़कर उतरने लगा। अपनी खिड़की पर खड़ी होकर वो मुस्कुराती उसको देख रही थी, जो अब नीचे उतरकर उसे हाथ से बाय का इशारा कर रहा था। देख अम्मा, अपन तेरे लिए क्या लाई है। हुरैब ने अपने ईंटों से बने इस छोटे से घर में दाखिल होकर ईशल से कहा, जो कि दुपट्टा सर पर बांधे अपना सर दर्द कम करने की कोशिश कर रहे थे। तुमने फिर चोरी की हुरैब? खाने पीने की इच्छा से बड़ी इन थैलियों को अपने सामने देते ही उसने हुरैब से सवाल किया। तो और क्या करती? तुम मत किया करो ये काम। तो फिक्र क्यों करती है? अपन सिर्फ गाड़ियों वालों को लूटता है, तो क्या उनका पैसा पैसा नहीं होता? हराम की कमाई है, सबकी नहीं होती। हाँ तो और क्या? हाँ तो और क्या करूं? चोरी करना छोड़ दूं, जिससे खाने को कुछ नहीं मिलेगा तो भूख से भी मर जाएंगे, और अपन को भी मार डालेंगे। नहीं मरता कोई, खुदा ने सबका रिजक लिखा होता है। तुम्हारा भी लिखा हुआ है, मेरा भी लिखा है, जो तुम्हें ये काम छोड़कर भी मिल जाएगा। तू मेरा दिमाग मत खा और जाकर सो जा। सर दर्द में बहकी बहकी बातें कर रही है। उसने गुस्से से बड़बड़ाते हुए कहा, अपने लाए हुए सामान में से एक सेब निकालकर अपनी कमीज से साफ किया और बिना ईशल की तरफ देखे हुए खाने लगे। तुम भी खा ले, पैसे बचाए रखे हैं, सुबह तुझे हकीम के पास लेकर चलती हूँ, मौलवी को भी दिखा दे। एक सेब ईशल की तरफ फेंका, उसने अपना सेब खत्म किया और अपनी चारपाई पर जाकर लेट गई। इस एक कमरेनुमा घर में सिर्फ यही था, दो चारपाइयाँ, एक पानी का गरा, एक छोटा सा चूल्हा, छत पर लगा हुआ सालू पुराना पंखा और एक बल्ब, जिसे जलाने की जरूरत पेश ही नहीं आती थी, क्योंकि यहाँ पर लाइट भी 3 से 4 दिन में चंद घंटे के लिए आती थी। मामा, एक बात पूछूं? माहिम ने पुरसोच अंदाज में मेरे सर पर उंगलियां फेरती हुई ऐना से कहा। पूछो। मोहतसिम अंकल कहती है मैं बहुत प्यारी हूँ, क्योंकि मैं बाबा पर नहीं गई। वो ऐसा क्यों कहती है? मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरी जान उनकी इस बात से वसी चिढ़ता है, बस इसलिए उसे चिढ़ाने के लिए कहती हैं। एक और बात। कहो।
साहिर भाई बहुत अजीब बातें करती हैं। उसकी बात सुनकर ऐना ठटकी। अजीब मतलब? पता नहीं, वो कहती हैं उन्हें मेरी आंखों में आंसू अच्छे लगते हैं, मैं उन्हें रोते हुए अच्छी लगती हूँ। भला कोई किसी को रोते हुए कैसे अच्छा लगता है? माहिम, वो मजाक करता होगा। ऐना ने उसे मुतमिन करने की कोशिश की। वो मुतमिन तो नहीं हुई थी, लेकिन मुस्कुराकर बात बदल दे। उसके सिल्के बालों ने उसने उसकी आधी कमर छुपाई हुई थी। उसके हाथ में मोबाइल था, जिसमें से टॉपिक देख वह नरम लबों में दबा हुआ पेन निकाल कर जर्नल पर लिख लेती और फिर उसे वापस लबों में दबा लेती। वह नूर शाह था, शाह हवेली की जान, हवेली के सारे मकीनों की शहजादी और अपने 5 भाइयों की लाडली प्रिंसेस। उसे हवेली के सारे फर्ज से कुछ ना कुछ लिया था। उसके सिल्की कमर तक आते बाल आयरा की तरह थे, मासूमियत और शरारती वह कस्बा की तरह थी, और गाल में पड़ता डिम्पल उसने अपने चाचा साए से लिया था। वह खूबसूरत थी, बेहद खूबसूरत। मोबाइल पर आती कॉल देखते हुए उसने लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई थी, जिससे गाल में पड़ता हुआ डिम्पल नबाया हुआ। अस्सलाम वालेकुम बाबा साईं, उसने कॉल पिक करते ही कहा। वालेकुम सलाम, मेरा बच्चा कैसा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं घर में सब खैरियत है? हाँ, सब खैरियत है। बस तुम इस वीक घर नहीं आई तो सारे घर वाले तुमसे बात करने के लिए बेचैन थे। सारे लाइन बनाकर बैठे हैं, आप बारी बारी इन सब से बात कर लेना। मुतसिम ने अपने सामने बैठे सारे अफराद की तरफ देखकर पीछे को फोन दे दिया था, जबकि बाकी सब उसके पीछे लाइन बनाकर बैठे हुए थे। पीछे के पीछे आयरा, कस्बा, असीम, आलम शाह, मीर मुजफ्फर साहब, जफर साहब, साइमा बेगम, समरीन बेगम, स्कलैन साहब, अम्माज साहब, फारीना बेगम, जरियाम, सब लाइन दारी से उसे बात करने के लिए बैठे हुए थे। फ्री वो उस टाइम ही मिलती थी, इसलिए सब घर वाले उसे इसी वक्त फोन करके बातें करते थे। सबसे बात करके उसने फोन रख दिया। अब उसका सोने का इरादा था और अब वो पुरसकून नींद आनी थी, क्योंकि वो सब घर वालों से बात जो कर चुके थे। सर माहिर, उसके क्लासरूम से निकलते किसी ने उसको पुकारा, जिस पर मुड़कर उसने उस वजूद को देखा जहाँ पर इज़ा खड़े थे। जी मिस इज़ा। सर, ये आपका फोन वहीं क्लास में रह गया। उसने अपने हाथ में मौजूद मोबाइल माहिर की तरफ बढ़ाया था, जिसको देखा उसे अपनी जीन्स की पॉकेट चेक की, जो कि खाली थी। उसे याद आया कि मैसेज करके उसने अपना फ़ोन वहीं पर रख दिया था, जिसके बाद उसको उठाना भूल चुका था। थैंक्स, आपको कुछ पूछना था? उसे वहीं पर खड़े इसराबी कैफियत में उंगलियां मरोड़ते हुआ देखकर माहिर ने पूछा। जी, वो जो आपने जो टॉपिक समझाया था समझ नहीं आया, प्लीज़ दोबारा समझा देंगे? जी बिल्कुल, मैं कल आपको समझाऊंगा, और आइंदा इस तरह की कोई भी बात हो तो झिझक महसूस मत कीजिएगा। उसके कहने पर इज़ा ने मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाया और कैंटीन की तरफ चले गए, जहाँ क्योंकि मिशाल वहीं पर उसका इंतजार कर थे। वैसे भी उसकी अब कोई क्लास नहीं थी। उसे पता था जब तक असद साहब ने उसे लेने नहीं पहुंच जाना था, उसे तब तक मिशाल की बक बक सुननी पड़ेगी। तुम सर माहिर से क्या बात कर थी? उसके बैठते ही मिशाल ने मशकूक नजर से उसे गुरु का देखा। मैं उनसे पूछ रही थी, क्या वो अपना समझाया हुआ टॉपिक मुझे दोबारा समझा देंगे? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं समझा दूंगा। हाय, वैसे कितने प्यारे हैं ना सर माहिर। सच कहूँ तो इस पूरी यूनिवर्सिटी में एक वही टीचर अच्छे हैं, बाकी सब तो बस यहाँ पर ड्रॉप जाने आते हैं। बस एक सर माहिर है जो कितने स्वीट हैं। कुछ शर्म का लो मिशाल, वो हमारे सर है, हमारे माँ बाप की जगह है। ओ बहन, हमारे माँ बाप ना इस वक्त घर में बैठे हुए हैं, और माँ बाप हमारे वही हैं, बहुत हैं। मुझे कोई शौक नहीं है किसी और को अपने माँ बाप बनाने का, और इतने हैंडसम कर सर को तो बिल्कुल भी नहीं। उसके कहने पर वो फकत अपना सर नफी में हिलाकर आगे। बात सुनो शाजमा, माहिर भाई घर पर आके हैं? उसने टेबल साफ करते शाजमा से पूछा। जी, वो पढ़ाई वाले कमरे में थे, लेकिन पता नहीं कौन से साहब हैं। उनके कहने पर वो सर हिलाते हुए अपनी किताबें सीने से लगाए हुए स्टडी रूम की तरफ चले गए। शाजमा से स्टडी रूम कहा नहीं जाता था, इसलिए उसे पढ़ाई वाला कमरा कहती थी, क्योंकि वहां पर किताबें रखी हुई थी, जिसे देखकर उसे पढ़ाई करने वाले से ज्यादा अच्छा कोई नाम नहीं सूझा। और साहिर और माहिर को देखकर वो हमेशा ही कंफ्यूज हो जाती थी, क्योंकि उसे तो इन दोनों में कोई फर्क नजर नहीं आता था। ऐसा लगता था जैसे कोई शख्स आईने के सामने खड़ा हो। स्टडी रूम का दरवाजा खुला हुआ था, जहाँ पर बैठा साहिर अपना काम कर रहा था। उसने गला खनकार कर उसे मुतवज्जो किया। माहिर भाई, उसे तस्दीक करनी चाहिए कि उसके सामने बैठा ये शख्स माहिर है या साहिर। उसकी आवाज़ सुनकर साहिर ने चिड़ा उठाकर उसको देखा और मुस्कुरा कर उसे अपने करीब बुला लिया, बल्कि इसी तरह जिस तरह माहिर बुलाता था। उसके इस तरह करने पर वह पुरस्कुन अंदाज में मुस्कुराती हुई उसके पास चले गए, जबकि साहिर यह सोच रहा था अगर माहिर साहिर बन सकता है तो कुछ देर के लिए माहिम को अपने सामने देखने के लिए साहिर भी माहिर बन सकता है। मुझे ना एक सवाल समझना था, आपसे आधे घंटे से समझने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा। सोफे पर उसके बराबर बैठकर उसने अपनी किताबें टेबल पर रखी, जब बाहर से उसे ऐना की आवाज़ सुनाई दी। साहिर,
कस्बा का फ़ोन आया था, उसे बात कर ले। ना कह रही थी तुम्हारा फ़ोन नहीं मिल रहा। मामा, साहिर भाई यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर माहिर भाई हैं। माहिम ने जैसे उनकी गलतफहमी दूर करने की कोशिश की। माहिम, माहिर इस वक्त यूनिवर्सिटी में है। एना के कहने पर उसका जैसे सांस ही रुक चुका था। उसने आयशा से चेहरा मुड़कर साहिर की तरफ देखा जो अपनी मुस्कुराहट सब किए हुए बैठा था। अगले ही पल वो उठकर वहां से भागने लगी, लेकिन उससे पहले ही साहिर उसका हाथ पकड़ कर उसे अपने करीब बिठा चुका था। मेरा हाथ छोड़ें, आपने झूठ क्यों बोला? मैंने कोई झूठ नहीं कहा, तुमने खुद ही सोच लिया कि मैं माहिर हूँ, लेकिन आपने ये भी तो नहीं बताया कि आप माहिर भाई नहीं हो। हाथ छोड़ें मेरा। उसने अपना हाथ छुड़ाना चाहा, लेकिन उसका हाथ खींचकर साहिर ने उसे मजीद अपने करीब खा लिया और गहरी नजर से उसको देखने लगा। साहिर, जो उस बात समझ नहीं आई उसे समझ कर जाओ। नहीं, मुझे नहीं समझना। बिना समझे तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। उसके साथ लहजे में कहने पर उसकी आंखों में आंसू आना शुरू हो चुके थे। समझाएं? उसे रोते हुए अपना हाथ फिर से छुड़वाना था और कोशिश इस बार भी नाकाम रही। पहले अपने आंसू साफ करो। माना कि तुम रोते हुए मुझे अच्छी लगती हो, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी है कि हर वक्त तुम्हें रोता ही देखता रहूं। उसके कहने पर महिम ने अपने एक हाथ से जल्दी से अपने आंसू साफ किए, क्योंकि दूसरा हाथ तो उसकी गिरफ्त में था। ओए, ये लड़का तुम्हें घूर क्यों रहा है? उसे थोड़े फासले पर बैठे हुए लड़के की तरफ इशारा किया जो कब से शांसले का घूर का देख रहा था। इस बंदे ने मुझे प्रपोज किया था, मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया, बस इसीलिए ये मुझे घूर का देख रहा है। उसने तुम्हें प्रपोज किया था? उसने जैसे सदमे से कहा। तो इसमें सदमे वाली कौन सी बात है? प्रपोज ही तो किया था। तुमने रिजेक्ट कर दिया तो फिर तुम्हें घूर क्यों रहा है? उसका बस नहीं चल रहा था किस लड़के का मुंह तोड़ दे जो अभी तक शांति को घूर रहा था, क्योंकि उसे शायद लग रहा होगा कि मैं उसे तुम्हारी वजह से रिजेक्ट किया है, भले किसी भी वजह से किया हो। कर दिया ना, फिर भी घूर रहा है। गुस्से से उन्हें जगह सुटा, जबकि उसका इरादा जानकर शांति ने फौरन उसका हाथ पकड़ लिया था। आहान, चुपचाप बैठ जाओ, कोई तमाशा मत लगाना। इग्नोर करोगे तो खुद ही बाज आ जाएगा। उसके कहने पर आहान ने शांति का हाथ पकड़ा और उसे लेकर वहां से चला गया। सुबह हो चुकी थी, लेकिन फिर भी कमरे में कोई रोशनी न होने के बाद कमरा अंधेरे में डूबा पड़ा हुआ था। नींद से जाकर उसने अपने कदम बेड से नीचे उतारे और जाकर खिड़की से रेशमी पर्दे हटा दिए, जिसके हटते ही बाहर की रोशनी अंदर कमरे में आकर उजाला बिखेर चुके थे। उसने वापस बेड पर आकर अपना मोबाइल उठाया, जहाँ पर उसके लिए मुबारकबाद के मैसेज आए हुए थे, सिवाय उस एक शख्स के जिसकी मुबारकबाद का उसे इंतजार था। गहरा सांस लेकर उसने मोबाइल साइड टेबल पर रखा और बालों में हाथ फेरे बिखरे हुए बालों को पीछे किया। जब अचानक उसका मोबाइल बजा, उसने बेचैनी से अपना मोबाइल उठाया, जहां पर दादा जान की कॉल आ रही थी। उसके लबों पर मुस्कुराहट दो गई और अगले ही लम्हे उसने कॉल पिक कर ली। याद आ गई आपको मेरी? उसने फौरन शिकवा किया। मैं तो अब भी फोन नहीं करता, पर क्या करूं, इकलौते पोते जो हो मेरे, अकेला भी तो नहीं छोड़ सकता ना। फिलहाल आपने मुझे मुबारकबाद नहीं दी दादा जान, जिसका मैं कब से मुंतजर था। असीम अली खान, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। अब इस मुल्क के सियासतदान तुम हो और मुझे उम्मीद है तुम अपने बाप से ज्यादा अच्छे सियासतदान बनोगे। आपको खुशी हुई? हाँ हुई, बस डर था। इसी वजह से मैंने अपने बेटे को खोया था और अब यही डर मुझे तुम्हारे लिए लगा रहेगा। दादा जान, आपको मेरे लिए डरने की जरूरत नहीं है। मैं दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाऊं ना, तो भी मौत मुझे आनी है। तो क्या ये बेहतर नहीं है कि मैं अपनी जिंदगी किसी अच्छे काम पर लगा दूं, जैसे मेरे बाप ने लगाए थे? खुदा तुम्हें कामयाब करे मेरे बच्चे, उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा। उसके अलावा वो और कह भी क्या सकते थे, जबकि दूसरी तरफ उनकी यह बात सुनते ही असीम खान का दिल यकदम पुरसुकून हो चुका था। लबों के साथ ही उसकी गहरी नीली आंखें भी मुस्कुरा उठी। स्टूडेंट्स अपने घर की तरफ जा रहे थे। तकरीबन आधी जूनी हाली हो चुकी थी। वो भी घर जाने के इरादे से बाहर निकलने लगा जब उसे किसी के चीखने की आवाज आई। आवाज काफी दूर से आ रही थी, जिसकी वजह से पहले तो उसे वो अपना वहम लगा, लेकिन फिर दोबारा वो आवाज सुनकर वो वापस अंदर चला गया। इस वक्त यह हिस्सा वीरान पड़ा था, जबकि आवाज बैक साइड से आ रही थी, जहाँ पर एक स्टूडेंट ने खुदकुशी की थी, जिसके बाद किसी को भी वहां जाने की इजाजत ना थी। तो फिर भला वहां पर कौन गया था? जहन में आते वसवसे को झटकर वो बैट साइड की तरफ भागा, जहां पर यूनी का ही एक सर स्टूडेंट के साथ ही बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था। यह मंजर देखते ही उसकी आंखों में खून उतरा। गुस्से से उसके जानना बढ़ा और सर को मारने लगा। थोड़ी ही देर में यूनिवर्सिटी में एक तमाशा फैल चुका था। जो बच्चे कुछ लोग वहां पर मौजूद थे वो भी वहीं पर रुककर ये तमाशा देख रहे थे और यकीनन कल तक ये तमाशा यूनिवर्सिटी के सारे लोगों में फैल जाना था।
اپنی حرکت کی وضاحت دینا چاہیں گے ماہر شاہ؟ اس وقت وہ وائس چانسلر کے آفس میں ہاتھ باندھے غصے سے کھڑا تھا۔ اس کے غصے کی وجہ یہ تھی کہ اسے سر کو بنا کچھ بھی کہے وہاں سے بھیج دیا تھا۔ سوری، لیکن وضاحت تو آپ کو مجھے دینی چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ مجھے دکے مار کر اس کو اس یونیورسٹی سے نکالتے، آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو بھی میں کیا کرتا؟ اس یونیورسٹی کا جو مالک ہے نا، بیروز مرزا، اس کا بیٹا ہے، میں اسے چاہ کبھی یہاں سے نہیں نکال سکتا۔ تو آپ اس کو چھوڑ دیں، اور دوبارہ موقع دے رہے ہیں۔ آج جس لڑکی کی عزت بچ گئی ہے نا، ضروری نہیں ہے کہ دوبارہ بچ جائے۔ آپ ابھی یہاں تک چلے جائیں اور اس بات کا مزید تماشا مت بنائیں۔ انشاءاللہ دوبارہ ایسا نہیں ہوگا۔ میں بات کرتا ہوں ان کے فادر سے، اور مجھے یقین ہے بیروز مرزا دوبارہ ایسی حرکت نہیں کریں گے۔ ان کے کہنے پر وہ غصے سے ان کے آفس سے نکل گیا۔ اس وقت وہ کچھ بھی کر بھی نہیں سکتا تھا۔ بابا صحیح، میں کیا سوچ رہا تھا؟ شامی نے درم سے صوفے پر اسیم کے پاس گرتے ہوئے کہا۔ اس وقت سب بڑے لانچ میں ہی موجود تھے۔ کیا سوچ رہے ہو؟ پہلے سب کی بچپن میں منگنی ہو جاتی تھی، جیسے آپ کی اماں سائیں کی، دونوں بڑے بابا کی، تو پھر ہماری کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ ہم چاہتے تھے یہ فیصلہ بچے بڑے ہو کر خود کریں۔ جیسے میری منگنی ہوئی تھی، لیکن میں نے پری کو اپنا ہم سفر چنا، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ دوبارہ یہ سب کچھ ہو، منگنی ٹوٹے یا کوئی رشتہ زبردستی بنے۔ اس سے بہتر ہے کہ یہ فیصلہ بچے بڑے ہو کر خود کریں۔ اسی بات کا جواب متسم نے دیا۔ یہ اچھی بات نہیں ہے، ہمیں بھی تو یہ مزے لینے دیتے۔ ہائے، ہم ملتے اپنے منگیتر سے چھپ چھپ کر، کتنا مزہ آتا۔ شرم تو نہیں آتی بڑوں کے سامنے؟ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اسیم نے اسے شرم دلانے کی کوشش کی، جو اسے بالکل بھی نہیں آنی تھی۔ اپنے زمانے میں بڑے بھی یہ حرکتیں کر چکی ہیں، تب انہیں شرم نہیں آئی؟ اور بابا صحیح، آپ کی ساری حرکتیں تو بڑا بابا مجھے بتا چکے ہیں، بس آپ میرا منہ مت کھلوائیں۔ اس نے عالم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ آپ کو تو میرا شکر گزار ہونا چاہیے، اس وقت جو آپ نے کیا تھا نا، میں نے کسی کو بتایا نہیں۔ اس کی بات سن کر جہاں سب دلچسپی سے اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے، وہیں حسین نے غصے سے اس کو دیکھا۔ عزت سے یہاں سے دفع ہو جاؤ شامیر شاہ، جا رہا ہوں، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے آپ بڑوں میں بیٹھنے کا۔ بڑبڑاتے وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ شامیر نے بامشکل BA پاس کیا تھا۔ اگر یہ کہا جائے کہ پڑھائی کے معاملے میں وہ عالم کی طرح تھا تو غلط نہیں ہوگا۔ بس فرق اتنا تھا کہ بلے زبردستی ہی صحیح اس نے BA کی ڈگری لے لی تھی۔ پڑھائی کے بعد جہاں سب کچھ کسی نہ کسی کام میں لگ چکے تھے، وہاں پر ایک شامیر شاہ ہی بچا تھا جسے سارا دن حویلی میں بیٹھ کر اپنے باپ کو تنگ کرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں تھا۔ کیا ہوا ہے؟ اس طرح کیوں بیٹھا ہے؟ اس وقت وہ سر ہاتھوں میں دیوے بیٹھا ہوا تھا جب ساحر اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، جس پر ماہر نے آج ہوا سارا واقعہ اسے بتا دیا۔ ویسے بھی وہ ساحر سے کچھ نہیں چھپاتا تھا، تو یہاں اپنی ہی الجھنیں لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ میں تو اپنی بات کہنے آیا تھا۔ اس کی بات سن کر ماہر اپنا سر جھٹک کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ بول۔ میں مہیم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اچانک شادی کا خیال کیسے آ گیا؟ شادی کا خیال تو بہت پہلے سے تھا، لیکن میں اس کی پڑھائی ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ تو اب ساحر شاہ کے جذبات بے قابو ہو رہے ہیں جو وہ شادی کرنا چاہتا ہے، کیونکہ پڑھائی تو اس کی ابھی بھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ ماہر نے اپنی مسکراہٹ دبا کر کہا، جس پر ساحر نے گڑکوس کو دیکھا۔ میں بس اس سے نکاح کروں گا، رخصتی اس کی پڑھائی کے بعد ہی ہوگی۔ میں بس چاہتا ہوں وہ میرے پاس رہے، مجھ سے دور نہ جائے، مجھ سے ڈرے نہیں۔ اس پر غصہ دکھا کر تم اسے خود ہی ڈراتے ہو ساحر، کیونکہ میں اس سے ہر طرح کا حق رکھنا چاہتا ہوں، چاہے اسے پیار کرنے کا ہو، ڈانٹنے کا، غصے کرنے کا، کوئی بھی ہو۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس پر ہر طرح کا حق صرف میرا، مہیم وسیع مکمل طور پر صرف ساحر شاہ کی ملکیت ہو۔ اس کے لب و لہجے میں جنونیت پردہ تاثر تھا، جس کو دیکھ کر ماہر محض سر ہلا کر آ گیا۔ کیا کرنا ہے؟ حویلی پہنچتے سب سے پہلے اماں سائیں سے بات کروں گا۔ مہیم مان جائے گی؟ ماننا تو اسے پڑے گا۔ تم کوئی زبردستی نہیں کرو گے ساحر، میں جو بھی کروں گا تم مجھے نہیں روکو گے ماہر۔ تم سے بحث کرنا فضول ہے۔ میں نور کو لینے جا رہا ہوں، اپنی دوست کے گھر گئی ہوئی ہے۔ اسے پتا تھا کہ ساحر یہی کہتا کہ نور ابھی تک نہیں آئی، اس لیے اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ اپنی بات کہتے ہوئے اٹھ کر باہر چلا گیا تھا، جبکہ ساحر اب اپنی سوچوں میں گم تھا۔ گول گپوں کے سٹال پر کھڑی وہ اس وقت سارے بچوں کو جمع کر کے انہیں گول گپے کھلا رہی تھی۔ ارادہ تو اس کا سیدھا گھر جانے کا تھا، لیکن اپنے سامنے اپنی پسندیدہ چیز دیکھ کر وہ خود یہاں پر آئی، جو کہ آئی وہاں پر سڑک پر بیٹھے سارے بچوں کو بھی بلا لائی۔ فون کی بجتی بیل پر اس نے اپنا فون نکال کر دیکھا، جہاں پر ماہر کی کال آ رہی تھی۔ السلام علیکم لالا۔ اس نے فون اٹھاتے ہی سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ نور کہاں ہو تم؟ اینا آنٹی نے تو کہا تھا تم اپنی دوست کے گھر پر ہو، لیکن وہ تو کہہ رہی تم جا چکی ہو، کہاں ہو تم اس وقت؟ اس کی آواز میں پریشانی صاف جھلک رہی تھی۔ ہاں، میں گاڑی آ رہی تھی، لیکن پھر میں نے گول گپے کا سٹال دیکھا تو یہاں پر آ گئی۔ دوسری بات اس نے منمناتے ہوئے کہی، ساحر اور ماہر کو اس کا اس طرح سے باہر سٹال کی چیزیں کھانا بالکل پسند نہیں تھا، اس لیے اسے سٹال سے یہ سب چیزیں کھانے کا موقع صرف تب ہی ملتا تھا جب وہ اکیلی باہر موجود ہوتی۔
तुम फिर से स्टाल की चीजें खा रही हो नूर? अच्छा आप गुस्सा मत कीजिएगा, मैं उसके घर की बैग साइड पर ही हूँ, आप जल्दी से आ जाए। उसके कहने पर वो अच्छा कहकर फोन रख चुका था। उसने अपने बैग में हाथ डालकर पैसे निकाले, लेकिन ये क्या, उसके बैग में पैसे नहीं थे और अब उसे याद आ रहा था कि जल्दी जल्दी के चक्कर में वो आज पैसे लाना ही भूल गए थे। बेटा पैसे? स्टाल वाले ने उसको पकड़ा, जिस पर वो गहरा सांस लेकर आ गई। भाई मेरे पास पैसे नहीं है, अभी मेरे लाला आने वाले हैं तो वो आपको पैसे दे देंगे। कहो तो हम पैसे दे दें? मर्दाना वापस उसने मुड़कर देखा, जहाँ पर 3 लड़के अजीब से हुलिये में खड़े उसे देख रहे थे। उसने बिना कोई जवाब दिए अपना रुख फेर लिया। ऐसे लोगों को हमेशा वो इग्नोर ही करते थे। खामोशी का मतलब तो हाँ होता है। उनमें से एक ने आगे बढ़कर उसका नरम हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन उसे पहले ही चेहरे पर जोरदार मुक्का पड़ने से वो पीछे जा गिरा। माही ने गुस्से से इन लड़कों को देखा और आगे बढ़कर उन्हें मारने लगा। एक लड़का तो उसको देखकर ही भाग चुका था, जबकि बाकी के 2 आप उसे पीट रहे थे। उसका सुबह यूनिवर्सिटी में होने वाकई वाला गुस्सा नहीं उतरा था, और यहाँ ये लोग उसकी बहन को गंदी नजर से देखकर उसे मजीद गुस्सा दिला चुके थे। वो गुस्से से उन्हें मारा था, जबकि पीछे खड़ी हुई नूर गोलगप्पे खाते हुए उन्हें मजे से देखी थी, जैसे इस वक्त कोई वो मूवी देख रही हो। लोगों ने आगे बढ़कर माहिर को लोगों से दूर किया, लेकिन फिर भी एक आखिरी जोरदार मुक्का में इन लड़कों के चेहरे पर मारना नहीं भूला था। और वो आखिरी बार दिखने में इतना जोरदार लग रहा था कि यकीनन एक दांत तो उनका टूट ही चुका होगा। चलो यहाँ से, उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से लेकर जाने लगा। जब 1 मिनट कहकर नूर ने उसका वॉलेट मांगकर स्टाफ वाले को पैसे दिए, उसके साथ जाकर गाड़ी में बैठ गए। लास्ट पॉइंट तो जबरदस्त था माहिर लाला, एक या दो दांत तो टूट ही गए होंगे। गाड़ी में बैठते ही उसने तबसरा किया, जिसे सुनकर उसने मुस्कुराते हुए अपना सर नफी में हिलाकर गाड़ी स्टार्ट कर दी।